गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास हमारा जो टॉपिक चल रहा था वीडियो एक्सप्लेनेशन में वो था केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हमने कल के एक्सप्लेनेशन में एक टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट वाज रेट कांस्टेंट, यानी कि अभिक्रिया की जो दर होती है उसका जो स्थिरांक होता है, जिसे हम वेग स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं और इसको के से डिनोट किया जाता है। ये टॉपिक कल हमने कंप्लीट किया था और लास्ट टॉपिक में हमने इसकी यूनिट आपको निकालना सिखाया था कि किस तरह से के की आप जनरल यूनिट फाइंड कर सकते हैं, जो उसकी एक साधारण इकाई होती है, सामान्य इकाई होती है, वो कैसे निकाल सकते हैं के होता क्या है, और विभिन्न प्रकार की कोटि की जो अभिक्रिया होती हैं, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया है या प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसे हम जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, इसमें हम के की यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको कल के एक्सप्लेनेशन में बताया गया था। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, या जैसे हिंदी में से हम अभिक्रिया की आणविकता से क्या तात्पर्य होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेफिनेशन अगर मैं आपको पहले बताऊं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, आप इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि एक रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो नाइट्रोजन है वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो अमोनिया बनाती है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपसे क्या कहा कि जो नाइट्रोजन है ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये अमोनिया बनाती है। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब अगर आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी केमिकल्स को उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2 होता है, और हाइड्रोजन का होता है H2। तो जो N2 और H2 हैं ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन मिली इसे ही केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, यानी इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि एक जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, यानी जो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, इसमें उपयुक्त अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद उस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद सिर्फ ये काउंट करना है कि आपके कुल अभिकारक अणु कितने हैं, यानी कि टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो कुल अभिकारक अणु भाग लेते हैं, लेकिन बशर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब N2 पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, इसका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, तो टोटल जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन क्या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी? जिनको बैलेंसिंग आती है वो तुरंत कहेंगे नो सर, the molecularity of the reaction will not be 2 because right now the reaction is unbalanced। अभी अभिक्रिया क्या है, असंतुलित है। जब तक ये संतुलित नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये अमोनिया बनाते हैं। तो जब भी आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, आपका सबसे पहला काम होगा कि आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग सबको आनी चाहिए। नॉर्मल बैलेंसिंग क्लास 10th में आपको सिखाई गई थी, एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू मैंने आपको क्लास 11th में बैलेंसिंग सिखाई है। तो सभी बैलेंस करेंगे, छोटी सी इक्वेशन है, तुरंत बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर N2 है, N के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंसिंग करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बिकॉज 2 एटम है और यहाँ 1 है, तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब इधर भी नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 एटम हो गए। लेकिन जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो अब हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 3 6, और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, केवल 2 हैं, तो यहाँ क्या लगा दो, 3। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई, N2 + 3H2 gives 2NH3।
अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिर्फ अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर लीजिए। अब बताइए नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, अभी भी नाइट्रोजन का रिएक्टेंट में अभिकारक में सिर्फ एक अणु है। और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल हैं, देखिए कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल, तो 1 + 3, अब ये कितना हो गया, 4। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 4, यानी कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 4 है। और जिनको नहीं समझ में आया वो बस इतना ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the balanced chemical reaction, but the molecule should be of reactant molecule, means the total number of reactant molecules will called molecularity of that reaction। किसी भी अभिक्रिया की जो संतुलित समीकरण होता है, उस संतुलित समीकरण में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO, और ये जब ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन करता है, O2 के फॉर्म में। जब ये रिएक्शन करते हैं तो NO2 बनता है, बना दिया भाई NO2। चलो अब पूछ रहा है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, इसकी आणविकता बताओ। तो अभी अगर आप आणविकता निकालने जाओगे तो NO के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। O2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, रिएक्टेंट साइड 2 हो जाएंगे, तो आणविकता कितनी आएगी, 2। लेकिन क्या अभी रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। इधर अगर आप देखें तो 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, विषम है परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या विषम है, तो इसे सम बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 लगा दिया। जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाओगे तो अब नाइट्रोजन कितने हो गए, इधर 2 हो गए, तो अब इस साइड भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब आप देखिए दोनों तरफ रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एंड नाउ वी विल फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता निकालेंगे कैसे, सिर्फ हमें अभिकारक अणुओं की तरफ देखना है कि कुल कितने अणु हैं। तो बताइए अब NO के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कितनी हो गई, 3। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि, जिसके बारे में कल हम एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, एन से इसको निरूपित कर रहे थे जब हमने रेट लॉ पढ़ा था, यानी वेग नियम पढ़ा था। अगर बच्चों को ध्यान हो तो रेट लॉ में, रेट लॉ का जो फॉर्मूला बना था वो बना था dx/dt = k × कंसंट्रेशन की पावर -n। तो जो वहाँ पर n था वो एक्चुअली क्या था, n जो था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। कल मैंने ये चीज़ बताई थी कि n जो थी वो अभिक्रिया की कोटि थी। अब ये अभिक्रिया की कोटि आखिर होती क्या है और इसे निकालते कैसे हैं, ये अब हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक में। तो अभिक्रिया की कोटि का सिंपल सा मीनिंग अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, फॉर सपोज A और B ये 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और ये रिएक्शन करके C और D ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट से तो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कौन करता है, रिएक्टेंट करते हैं। प्रोडक्ट तो रिएक्शन के बाद बन जाता है। एंड दीज आर ऑफ आवर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। वी आर टॉकिंग अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि हम ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो पश्च दिशा में नहीं हो रही हैं, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन करेगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कल हमने रेट लॉ में पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ेगी और सांद्रता घटाओगे तो दर घटेगी। और इसी से आपने रेट लॉ बनाया था। एंड रेट लॉ वाज लाइक dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। बट क्या हो अगर हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की किस, यहाँ पर जैसे 2 रिएक्टेंट है
तो दो रिएक्टेंट में से किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो dx/dt हो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो जब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स ये अभिक्रिया की कोटि थी, तो ये जो अभिक्रिया है ये शून्य कोटि की हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेल्स अस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन विच रिएक्टेंट और ऑन विच रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो हमें साधारणतः ये बताती है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया की जो दर है, जिस गति से अभिक्रिया हो रही है, जिस वेग से अभिक्रिया हो रही है, आखिर उस अभिक्रिया की जो दर है वो किस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है या किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। और अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें, पर्टिकुलर डेफिनेशन देना चाहें, तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। यानी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी जैसे आपने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, उनका जो टोटल सम होता था उसे मॉलिक्युलरिटी कहते थे। लेकिन ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं है। ऑर्डर के लिए कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जिस जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उनका जो टोटल सम होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये मीन्स कि अगर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो हमारा जो अभिक्रिया की कोटि है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो 0 हो जाएगी। अगर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 हो जाएगी। अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि का सिंपल सा मीनिंग होता है कि द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। और अगर वो किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, हमारा अभिक्रिया का वेग वो कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी। एक पे डिपेंड करेगा तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे फॉर सपोज हमने यहाँ पर शुगर ले ली C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला होता है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी जब ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो हैं C6H12O6 के बनते हैं। ये C6H12O6 ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इस रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, यानी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, तो आप सिंपली कहेंगे सर यहाँ पर ये रिएक्शन क्योंकि पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो शुगर है इसका हमने 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया है और वाटर का 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया है, तो टोटल सम जो होगा उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्युलरिटी है सर वो 2 हो जाएगी। बट अगर मैं इसी रिएक्शन में आपसे ये पूछूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो जिन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है वो तो भाई बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है और जिन्हें ये बात पता है कि आखिर इस रिएक्शन में ये जो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं उनमें से कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन कौन ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल लेकिन आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, थ्योरेटिकली नहीं बना सकते हैं, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में निकालने के लिए कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों में से किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल में क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा हमें टाइम, यहाँ पर रिएक्टेंट ए के बारे में लिखना होगा और यहाँ पर रिएक्टेंट बी के बारे में, और यहाँ लिखेंगे हम dx/dt के बारे में।
अब इसके बाद फॉर सपोज कि अभी टाइम 0 था तो रिएक्शन नहीं हुई है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 रहेगा। बट जैसे जैसे टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, मतलब कि जब रिएक्शन हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ, कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होगा। मतलब हम एक ही रिएक्शन को कंसंट्रेशन को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, माने इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और बी की कंसंट्रेशन को हम या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या बी की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो अगर यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट, माने ये बढ़े या घटे या कुछ भी, माने रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए आपने बी की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ गया और घटाई तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गया, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको बढ़ाने घटाने पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये सेम रहा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा dx अपॉन dt है ये बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम बी की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट, और अब हम ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर dx अपॉन dt के रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो अभिक्रिया है उसके अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। फॉर सपोज कि इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता को कांस्टेंट रखने पर यहाँ पर, और रेट रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब भी क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर इसको बढ़ाने पर ये नहीं बढ़ा या इसको घटाने पर ये नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब होगा कि dx अपॉन dt जो है वो रिएक्टेंट ए पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्क हो गया। बट इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें भाई एग्जाम में प्रैक्टिकल तो करने को दिया नहीं जाएगा, तो हमें पहले से ही ये प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए थी कि कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, किस पर नहीं। तो इस रिएक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पूरी रिएक्शन में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ C12H22O11 यानी शुगर पे डिपेंड करता है। इस रिएक्शन में जब आप शुगर को इंक्रीज करोगे अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर शुगर को डिक्रीज करोगे शुगर की कंसंट्रेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। बट अगर इसी रिएक्शन में आप वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और उसका मॉलिक्यूल भी क्योंकि एक है इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी इस रिएक्शन के लिए वो कितनी होगी, 1 होगी। तो अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन और किस पर नहीं। तो इसके लिए आपको जब अभिक्रिया की कोटि निकालना सिखाया जाएगा, सबसे पहली चीज़ कि इसके लिए हमें पहले से ही क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है किस पर नहीं। या तो ये तरीका है या दूसरा तरीका जैसा मैंने आपको बताया कि आप लैब में जाकर प्रैक्टिकली टेस्ट करो। तो एग्जाम में तो आप प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको पहले से ही ग्राफ की वैल्यू जो है, इस तरह से जो टेबल है ये दी होगी क्वेश्चन में, और उससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी और किस पे नहीं। देन यू विल फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो बस आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे, आपको उन्हें प्रिपेयर करना है। एंड जब हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ कैन वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स से मैं आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और किस पर नहीं। यानी आणविकता का मतलब क्या होगा कि हमारी जो एक संतुलित अभिक्रिया है उसमें कुल अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, वही उस अभिक्रिया की आणविकता होगी। और अभिक्रिया की कोटि का मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो किस अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, उनके जो कुल संख्या होगी वही अभिक्रिया की कोटि होगी। तो ये आज के एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं तक रख रहा हूँ।
देन इसके बाद कल हम लोग ऑर्डर ऑफ सबसे पहले मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं वो पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके क्लास।